मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर अनिबान गांगुली जी से और संपादक जो है शिवानंद द्विवेदी जी और के उपाध्याय जी से कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह लोकार्पण समारोह प्रारंभ करने से पूर्व हम 2 जून को बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनकी सद्गति के लिए एक मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आज प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के कदमों से अमृतकाल की ओर पुस्तक का यहाँ लोकार्पण संपन्न होगा। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजे डॉक्टर मुखर्जी फाउंडेशन के मानद निदेशक डॉक्टर अनिबान गांगुली और संपादक श्री शिवानंद द्विवेदी और श्री के उपाध्याय का भी हार्दिक स्वागत है। और इस सभागार की शोभा बढ़ा रहे समाज धर्म विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रेखांकित करना चाहता हूँ। हमारे मध्य में माननीय वी सतीश जी, श्री एस.पी.एल. बघेल जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री हंसराज हंस जी, श्री श्याम जाजू जी, सतीश उपाध्याय जी और अनेक स्वनामधन्य लोग हैं। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अनिबान गांगुली जी का स्वागत करेंगे, श्री के उपाध्याय जी। और शिवानंद द्विवेदी जी। मित्रों, आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक अमृतकाल की ओर अपने आप में बहुत महत्व रखती है। भारतीय मान्यताओं परंपराओं का विकास करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करेंगे। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक उसी श्रेष्ठ परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विगत 9 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के कर्तृत्व, उनकी कार्यक्षमता, जिजीविषा, संकल्पशीलता और भारत को सबल, समर्थ, शक्तिवान बनाने के दृढ़ निश्चय को हम सब ने देखा है। इसका सुफल और सुपरिणाम ही है कि आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ा है। इस पुस्तक की परिकल्पना डॉक्टर मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर अनिबान गांगुली ने की है। वे प्रखर चिंतक, विचारक, लेखक, स्तंभकार हैं। शिक्षक की भारतीय दृष्टि के प्रति उनका विशेष आग्रह है। वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर चर्चित और बहुत प्रशंसित हुई हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आएँ, स्वागत वक्तव्य दें डॉक्टर अनिबान गांगुली। धन्यवाद प्रभा जी। Our most respected National President Shri J.P. Nadda ji, I would like to seek your indulgence. I'll try and speak in Hindi today, but I will seek your indulgence if I falter. परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, ये गौरव की बात है। पुस्तक के संपादक द्वय शिवानंद द्विवेदी जी एवं के उपाध्याय जी, पुस्तक के प्रकाशक प्रभात जी और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन। सबसे पहले मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आपने हमारे अनुरोध पर इस पुस्तक विमोचन की अनुमति प्रदान की। यह हमारे लिए गौरव और सुखद अनुभूति का पल है।
आज आपके प्रेरक उद्बोधन को सुनने का अवसर हमें मिलेगा। SPMRF और प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित यह पुस्तक अमृतकाल की ओर इस कड़ी में तीसरी पुस्तक है। 2017 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार के पहले कार्यकाल के 3 साल हुए थे, तब अनंत विजय जी, जो इस पुस्तक के कंट्रीब्यूटर के नाते यहाँ शायद मौजूद है, और शिवानंद जी ने पुस्तक परिवर्तन की ओर का संपादना किया था। फिर मोदी सरकार के 4.5 साल होने पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के साथ इन्होंने पुस्तक नए भारत की ओर का संपादना किया। उसी कड़ी में आज यह तीसरी पुस्तक अमृतकाल की ओर SPMRF और प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, और आज हम सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इसके विमोचन के साक्षी बनने जा रहे हैं। एक रिसर्च फाउंडेशन होने के नाते पब्लिक पॉलिसी का अध्ययन, लेखन और प्रकाशन का काम SPMRF निरंतर करता है। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में निरंतर हमारे पब्लिकेशंस आते हैं, बिसाइड्स अ नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज। इस पुस्तक में भी देश के प्रमुख चिंतकों, लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों ने अपने दृष्टिकोण से मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को परखा है। हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने इस पुस्तक में प्राक कथन लिखा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का भी इसके लिए हृदय से आभारी हूं। आशा है कि यह पुस्तक पाठकों के लिए रुचिकर और समझ के विस्तार देने वाली होगा। आज देश जब अमृत काल के दौर में मजबूत बुनियाद रखकर आगे बढ़ रहा है, तब मैं कहना चाहता हूं कि विचारधारा से विकास कैसा होता है, यह 9 साल में हमने देखा है। विचारधारा और विकास एक दूसरे के बाधक नहीं बल्कि परिपूरक है। वी आर अ नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस। वी आर governance, good governance comes naturally to us, and framework models of good governance and innovative governance have been repeatedly established, proved and implemented in the last decade, in the last 9 years. आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि हमें परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है, अपनी बात विराम देता हूं। एक बार पुनः माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करते हुए यहाँ सभी उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े हैं शिवानंद द्विवेदी जी। गृह मंत्री अमित शाह जी की बेस्ट सेलर पुस्तक अमित शाह और भाजपा की यात्रा की आप सह लेखक हैं। माननीय गृह मंत्री जी के चुनिंदा भाषणों के संकलन शब्दांश का भी उन्होंने संपादन किया है। हिंदी के समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में राजनीति, लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक विषयों पर वे नियमित लेखन करते हैं। विभिन्न बौद्धिक सेमिनारों में भी उनकी सहभागिता रहती है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आए संपादकीय टिप्पणी में शिवानंद द्विवेदी। धन्यवाद प्रभात जी। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर निर्वाण गांगुली जी, इस पुस्तक में मेरे साथी संपादक वरिष्ठ पत्रकार श्री के उपाध्याय जी, और ये पुस्तक इस रूप में आई है, इसका जो बड़ा श्रेय जाता है ऐसे इसके प्रकाशक श्री प्रभात जी। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। संपादकीय टिप्पणी के नाते आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि पुस्तक में कुल 21 अध्याय हैं, 21 चैप्टर्स हैं, लेकिन गिनती में ये 21 चैप्टर्स हैं। विषयों के संदर्भ में देखें तो इसमें 80 से ज्यादा विषय समाहित हैं किसी न किसी रूप में। साथ ही 21 लेखकों ने, जिनमें पत्रकार हैं, चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, उन सब ने अपने स्पष्ट दृष्टिकोण, स्वतंत्र दृष्टिकोण से इस पुस्तक में अपने अध्याय लिखे हैं। मैं मानता हूं एक संपादक के नाते जब इसका संपादन किया और एक संपादकीय अनुभव से गुजरना हुआ, तो उसमें मुझे ये अनुभव आया कि इस पुस्तक की केंद्र धुरी
इसके फैक्ट हैं। मैं इस विश्वास के साथ आज बोल सकता हूं कि इस पुस्तक के लेखों को पढ़कर सहमति असहमति का आधार अगर फैक्ट होगा तो कोई भी समीक्षक इसकी समीक्षा करते हुए इसे एक प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में जरूर देखें। और मैं जिन लेखकों से भी हमने आग्रह किया, मैं उनका आभारी भी हूं कि उन्होंने समय पे हमें लेख दिया। हमने सबसे कहा, बिंदु दिए और कहा लेख लिखिए, क्या लिखिए हमने किसी से नहीं कहा, और उन्होंने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। हमारे, चूंकि ये न्याय नहीं होगा अगर मैं सबके नाम न पढ़ दूं, 21 लोग जिन्होंने अपना लेखी सहयोग किया है, इसमें पद्मश्री राम बहादुर राय जी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर इला पटनायक जी, श्री किशोर देसाई जी, श्री संजय तिवारी जी, यतीन्द्र मिश्र जी, दिनेश कांडपाल जी, डॉक्टर निर्वाण गांगुली जी, श्री के उपाध्याय जी, श्री विनय कुमार सिंह जी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी, डॉक्टर कायनात काजी जी, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी, प्रोफेसर शालिनी जी, डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी, श्री अरविंद जयतिलक जी, श्री अतुल तारे जी, अनंत विजय जी, श्री पथिकृत पायन जी, श्री अविनाश चंद्रा जी। इन सभी लोगों ने अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, क्षमता, अनुभव के आधार पर इसमें लेखकी सहयोग किया है। बाकी मैं एक लाइन में कहूँगा इन सारे लेखकों के योगदान को, अनंत जी भी बैठे हैं, वो भी कहते हैं, सारा लोहा आपका, अपनी केवल धार। हमने इसमें सिर्फ संपादन किया है, इसका कंटेंट और जो कुछ भी है वो लेखकों का है। मैं अंत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ, कृपया अमृतकाल की ओर का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी अपने सौम्य और मृदु व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। छात्र जीवन से ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुए राष्ट्रीय मंत्री बने। तदुपरांत भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1993 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। नेता प्रतिपक्ष बने। सन 1998 में वहाँ मंत्री बने। 2010 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। 2012 में आप राज्यसभा के सांसद बने। 2014 में वे भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का उन्हें दायित्व मिला, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। 2019 में वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने और जनवरी 2020 से आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का महती दायित्व निभा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाकर संगठन के विस्तार और विकास हेतु वे निरंतर सघन प्रवास कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य कि हमारे मध्य में है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया हमें संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय जगत प्रकाश नड्डा। आज के इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के डायरेक्टर और मेरे मित्र डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी, हमारे शिवानंद द्विवेदी जी जो एडिटर हैं अमृतकाल की ओर इस पुस्तक के, श्री के उपाध्याय जी, श्री प्रभात कुमार जी, और यहाँ उपस्थित हमारे साथ भारत सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, हमारे सांसद मनोज जी, राष्ट्रीय संगठक हमारे जी सतीश जी, और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद और मेरे प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी, और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज अमृतकाल की ओर इस पुस्तक के विमोचन का मुझे सौभाग्य मिला है। कुछ दिन पहले अनिर्बान गांगुली जी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि इस तरीके से ये पुस्तक लिखी गई है और इसमें हमारे विचारक, लेखक, स्तंभकार और जो रिसर्च करते हैं ऐसे हमारे जाने माने लोग, उन्होंने जो पिछले 9 साल में जो भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
जो कार्य हुए हैं उसके बारे में 21 लेखों में इसको उन्होंने समाहित किया है। तो इसके आप लोकार्पण में आएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने सहर्ष स्वीकार इसलिए किया क्योंकि यह मैं मानता हूँ कि यह बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 सालों में देश को एक नई दिशा दी है और देश को की दशा में भी जिस तरीके से सुधार हुआ है और जिस गहराई के साथ आप सब लोगों ने उस पर मेहनत करके उसके विभिन्न बिंदुओं को रखने की कोशिश की है, उसमें मैं भी अपना योगदान करूं और ज़रूर इसका हिस्सा बनूं। तो आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवादी। इस पुस्तक में जो लेखकों ने लिखा है वो बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त रूप में उस बात को रखने का प्रयास किया है। एक तरीके से मैं कहूँ तो ये गागर में सागर है, क्योंकि 9 साल में जितने काम हुए हैं उन सब पर चर्चा करना तो जिसको कहते हैं एक ग्रंथ बन जाएगा, लेकिन आपने उसमें मुख्य बातों को निकाल करके सागर को गागर में भरने का प्रयास किया है। इसके लिए आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इस पर मेहनत की। मुझे बताया गया कि राम बहादुर राय जी ने जब प्रजातंत्र को कैसे और प्रजातंत्र की भागीदारी के बारे में, मोदी जी के नेतृत्व के बारे में उन्होंने लिखा, तो उन्होंने 4 दिन तक कोई टेलीफोन भी नहीं लिया और सिर्फ इसी लेख को लिखने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। तो ये बताता है कि किस तरीके से इस किताब को पर कोशिश हुई है और इसलिए हम सब लोगों का ये दायित्व भी बन जाता है कि हम इस पुस्तक का अध्ययन भी करें, पढ़ें भी, और जिस तरीके से हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका प्राकथन लिखा है वह भी पढ़ने लायक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस यात्रा में राज करना एक बात है, राज करने के लिए समर्पित भाव से, सेवा भाव से उसको आगे बढ़ाना और जिसे कहते हैं रूल करने के बेसिक प्रिंसिपल्स पर क्लैरिटी रहना और किसी उद्देश्य और फिलॉसफी के साथ देश को आगे ले जाना, इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, जिसको इस पुस्तक में समझाने का प्रयास हुआ है उसको हमको समझना चाहिए। सिर्फ शब्द नहीं है, ये संस्कारों को परिवर्तित करने वाला रास्ता है। ये हमारे यहाँ की परंपराओं में हम सब लोग राजपथ सुनने के आदी हो गए थे, लेकिन ये राजपथ को कर्तव्य पथ में बदल देना, यह अपने आप में बताता है कि किस तरीके से हमारी सोच की संस्कृति कितनी गहरी है और हम लोगों के लिए किस भाव से समर्पित है। इस बात को इसमें से उजागर होता है। ये जिसे किसी ने वॉकिंग स्टिक बना दिया, चोल डायनेस्टी की संस्कृति से जुड़ा हुआ सिंघोल, उसको देश की आकांक्षाओं से जुड़े हुए 140 करोड़ देश के नई संसद भवन में स्थापित करना, यह भी अपने आप में बताता है कि यह सिर्फ राज नहीं है, यह सिर्फ प्रधानमंत्रित्व का विषय नहीं है, यह देश को नई दिशा के साथ पुरानी संस्कृति से जोड़कर चलने वाला मार्ग है। इसको हमको समझना चाहिए। और वो सिंघोल किस बात का प्रतीक है? राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। वो सिंघोल किस बात का प्रतीक है? वो सेवा का प्रतीक है। वो सिंघोल किस बात का प्रतीक है? कि वी आर कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसको समर्पित के भाव से काम करने का यह उसमें से समर्पण बोध आता है। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें जो लेख लिखे गए हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, उसके अंदर एक जान है, एक भारतीयता की और एक भारतीय परंपराओं से निकले हुए संस्कारों से, और संस्कार के साथ साथ उन डीप फिलॉसफीज के साथ आगे किस तरीके से देश को, समाज को ले जाना है, उसका रास्ता उसमें से हमको देखने को मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे इस बात के लिए बहुत ही विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। ये हम सब लोगों को एक तरीके से इंसाइट भी देता है और इनलाइटन भी करता है कि राज करना, पॉलिटिक्स करना, ये पॉलिटिक्स ही नहीं है, ये राज करना ही नहीं है, ये लोगों के 140 करोड़ देशवासियों की तकदीर और तस्वीर बदलने का रास्ता है। इस बात को
और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीति को बहुत लंबे समय से देखता आया हूँ। एक एरा है 2014 से पहले का, 2004 से 2014 का, और एक है 2014 से आज 2023 तक को देखने का। जमीन आसमान का अंतर। भारत की मानसिकता में ये बैठ चुका था कि देश ऐसे ही चलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार सब जगह होगा, हम ऐसे ही चलेंगे, हम कोई सुधरने वाले नहीं हैं। यह मानसिकता के साथ देश की मानसिकता बन गई थी। हमारी गिनती करप्ट स्टेट्स में गिनी जाती थी, देश को करप्ट नेशंस में गिना जाता था। आए दिन कोई न कोई फ्रॉड और एक स्कैंडल, एक स्कैम दूसरे स्कैम से आंकड़ों में एक लंबी छलांग लगा करके खड़ा हो दिखता था। अगर ये कोई 200 करोड़ का हुआ है तो 500 करोड़, ये 1000 का हुआ है तो 5000, ऐसे इस तरीके से आए दिन स्कैम्स हम सबको देखने को मिल रहे थे। और नेतृत्व में पता नहीं चलता था नेता कहां है, प्रधानमंत्री कार्यालय नेतृत्व कर रहा है या 10 जनपद कर रहा है, पता नहीं चलता था। नेता की जानकारी नहीं, नेतृत्व, निर्णय, नीति, नियत सब प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ खड़े थे। आपने हिम्मत करके 2014 में आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भारत एनडीए की सरकार बनी और 2014 में नेतृत्व भी मिला, नीति भी मिली, नियत भी साफ थी और काम करने के साथ साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य था, जिसको हम लोगों ने पूरा किया, इसने को मिला है। और देश का वातावरण भी बदला, और देश के वातावरण बदलने के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि राजनीतिक संस्कृति बदल गई, पॉलिटिकल कल्चर बदल गया। वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकल करके देश अब रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स कर रहा है। डायनेस्टी से निकल करके डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होना सीख गया है, और उसी तरीके से डायनेस्टिक से निकल करके मेरिटोक्रेसी के साथ खड़ा होना यह देश सीख चुका है। यह हमको समझना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम अगर मोदी जी के विषयों पर चर्चा करें, इसमें आपके 21 लेख लिखे हुए हैं जिसमें आप सारी बातों पर, इन बातों को आप रखेंगे। लेकिन अगर आज हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एक समय 2014 से पहले का समय था, मालूम नहीं कहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, मालूम नहीं टेररिस्ट एक्टिविटी कहां हो जाएगी, मालूम नहीं बॉम्ब कैरॉट प्लेस में फटेगा या हाई कोर्ट के परिसर के बाहर फटेगा, मालूम नहीं कि बनारस के रेलवे स्टेशन पर फटेगा या मंदिर के सामने फटेगा। यह वातावरण हम लोगों ने देखा, और आज हम देखते हैं कि देश सुरक्षित, और सुरक्षित के साथ साथ एकता के सूत्र में बंधा हुआ देश हम सबको देखने को मिलता है। कभी हम लोगों ने सोचा था कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होगा? कभी सोचा था? नारा हम जरूर लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। लेकिन आप लोगों ने साथ दिया, और आप लोगों ने साथ देने का नतीजा ये रहा कि आज it was 6th of August 2019 that the complete unification of the country was done and Article 370 was adopted. विकास में अगर हमने बहुत ऊंची ऊंचाइयां ली और हमने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, तो विरासत का भी ध्यान रखा। अगर हम कहें तो केदारनाथ से काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि का फिर से बनना, फिर उसी तरीके से हमारे पूज्य स्थानों का फिर से रीडू करना और उसको आगे बढ़ाना। हम सब लोगों से पूछा जाता था, हम कहते थे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमसे लोग पूछते थे तिथि कब बताएंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि भव्य राम मंदिर वहां पर बन रहा है, और वह भारत की संस्कृति का एक तरीके से सूचक है कि एक पॉलिटिक्स थी डिवीजन, नाउ सॉल्व डिवीजन, लैंग्वेज डिवीजन, आपस में भेदभाव क्रिएट करो,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको भी यूनिफाई किया। अगर संत तिरुवल्लुवर की बात उन्होंने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में की, तो बसवन्ना की चर्चा, संत बसवन्ना की चर्चा उन्होंने यूके में राज करने की नीति पर की। यह भी हमको ध्यान रखना। अगर तमिल काशी संगम इसको आगे बढ़ाया तो तमिल सौराष्ट्र संगम को भी आगे बढ़ाया। ये सब बताता है कि कल्चरल यूनिफिकेशन के लिए किस तरीके से काम हुआ है, वह भी हमको, ये सिंघोल अपने आप में इस बात का सूचक है कि भारत एक यूनाइटेड रूप में देखने का तरीका किस तरीके का होता है, उसकी गहराई को भी ये बताता है, दर्शाता है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि सार्वजनिक जीवन से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ और मुझे लंबे समय तक एक विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इसकी चिंता अगर हुई है तो सही मायने में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। Empowerment of the poor, empowerment of the women, empowerment of the Dalits, empowerment of farmers, ये अगर कभी हुआ और सही मायने में हुआ, और मैं आपको धरती की बात बताना चाहूंगा। बहुत सी बातें चर्चा होती है लेकिन मैं सोच करके कई बार छोड़ देता हूं, लेकिन आज आपसे जरूर शेयर करूंगा। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा मकान बन गए हैं और किचन, टॉयलेट, गैस का कनेक्शन, कोर्टयार्ड और उसके साथ साथ 2 कमरे और इस तरीके की व्यवस्था के साथ आज 4 करोड़ घर बन गए। मैं एमएलए था, मेरे सामने मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आता था बीच और कहता था, नड्डा जी इस बार आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना में घर मिला है, बताइए इसको किसको दें। मैं कहता था, भैया ये तू ही बांट ले, मैं क्या बांटूंगा, इस इंदिरा आवास योजना को लेके मैं क्या करूंगा। देखिए पॉलिसी डिसीजन का फर्क जमीन पर क्या पड़ता है उसको समझिए। मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज 4 करोड़ घर, एक पंचायत में 200-100 घर बन रहे और डायरेक्ट डिस्बर्समेंट हो रही है, डीबीटी के माध्यम से हो रही है। नो बिचौलिया, नो मिडिल मैन। ये बदला हुआ भारत नहीं है तो और क्या है, ये हमने धरती पर देखा। ये हम आपको अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं, ठीक है, हम लोग कई बार इतने इम्यून हो जाते हैं कि इन बातों को ध्यान में नहीं रखते। आप सब लोगों ने आज से अगर 10 साल पहले कभी भी हाईवे पर सफर किया होगा तो आप देखते होंगे कि झुंड की झुंड महिलाएं अपने दैनिक नित्य कर्म को करने के लिए सड़क के किनारे पर एक साथ जाती हुई आपको दिखती थी। क्या मानवता थी, क्या ह्यूमन डिग्निटी थी, क्या महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। और ये दिस ऑल्सो रिजल्टेड इनटू सेक्सुअल अब्यूज, दिस ऑल्सो रिजल्टेड इनटू सेक्सुअल वायलेंस ऑल्सो बिकॉज दे वर वल्नरेबल। और क्या डिग्निटी थी, सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य कर्म से फ्री होने के लिए। और संख्या कितनी निकली, 12 करोड़, 101 करोड़ 40 लाख, 12 करोड़ फैमिलीज का मतलब बच्चे होते हैं, किस तरीके का जीवन जी रहे थे। आज स्वच्छता अभियान के तहत, और जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा लाल किले से की तो हमारे कांग्रेसी भाइयों ने खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। मजा, प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले के अंतराम पार्ट्स ऑफ लाल किला बोलते हैं, उनके समझ में नहीं आया। लेकिन आज बदलती हुई तस्वीर, और मैं स्वास्थ्य मंत्री की दृष्टि से आपसे बता सकता हूं, इसके चलते डायरिया के केसेस भी घट गए और बच्चों के डायरिया के केसेस घट गए। तो ये भी हमको, अब सौभाग्य योजना की बात करें, मैं तो फिर आपको क्योंकि जमीन की बात बता सकता हूं कि किस तरीके का फर्क आता है। हमारे यहाँ जब मान लीजिए कि 2 भाइयों का डिवीजन हुआ और एक नया घर बन गया, तो उस घर को जब इलेक्ट्रिसिटी लगती थी और वो नए जगह पर जाकर के बसता था, तो वो मेरे पास आता था और कहता था, भाई साहब मेरे को बिजली दिला दीजिए। मैं जूनियर इंजीनियर को बोलता था कि इसको बिजली दो। जानते हैं पहले बिजली वाला क्या बोलता था, ऐसा है पहला काम तो करो कि गांव वालों को लाओ और ला करके सब इकट्ठे होकर के खंबा ले जाओ,
खंबा मतलब पोल, यानी वो सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, वो तुम करो। और कितना मीटर तार लगेगी, तो 200 मीटर लगेगी, तो 100 मीटर का तुम इंतजाम करो, 100 मैं करता हूं। यानी ऑब्लिगेशन है, जैसे ऑब्लाइज कर रहे हैं। अगर 100 मीटर दे दिया तो ऐसा लगा जैसे हमने कोई बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन कर दिया। आज सौभाग्य योजना में 2,60,00,000 घरों को बिजली पहुंचाई गई। और मैं आपको इसका वास्तविक विषय बताता हूं। जब मैं लाभार्थी से मिलने के लिए लखनऊ के पास के गांव में गया, आउटस्कर्ट्स ऑफ लखनऊ, तो मुझे वहां के सज्जन ने कहा, बिजली आई थी उसके यहाँ, तो मैं गया था उसके यहाँ, तो बोलने लगा बाबूजी मजा आ गया। मैंने कहा मजा क्या है? बोला दोपहर को फॉर्म भरा है और शाम को बिजली आ गई है, ये फर्क आया है। ये हर घर नल हर घर जल, 8.8 करोड़ लोगों को घर और जल दिया गया है, उनके घर में टैप वाटर पहुंचाया गया है। मैंने वो तस्वीर देखी है जब हमारी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर के सुबह 20 के झुंड में 30 के झुंड में एक एक दो दो घैले लेकर के 1.5 किलोमीटर नीचे उतरती थी पहाड़ से, और पानी लाने में 4 घंटे 3 घंटे लगते थे सिर्फ पानी लाने में। ये भी हमने तस्वीर देखी है। और आज मैं वो तस्वीर देख रहा हूं कि 8 करोड़ 80 लाख लोगों के घर में नलके लग चुके हैं। ये फर्क है, ये है जमीन का फर्क। पूछता भी हूं कि बता, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले बावड़ी में नहाने जाते थे कि नहीं? बोले हाँ जाते थे। बाल्टी लेके जाते थे कि नहीं? कितनी दूर थे बावड़ी? तो जी वो तो 20-25 मिनट तो लग ही जाता है। तो 20-25 मिनट जाना, 20-25 मिनट आना, और साथ में पानी भी लाना, और फिर धूप में वापस आना, और फिर पसीने में नहा लेना। यही नहाते थे ना तुम? बोला हाँ ऐसे ही नहाते थे। आज मैंने कहा तुम्हारे घर में कितने बाथरूम? बोला हर कमरे के साथ लगभग एक बाथरूम तो है ही। तो ये हर घर जल, और जल के साथ पानी की व्यवस्था करना, इससे कितना बड़ा व्यक्ति को फर्क पड़ा है, यह भी हम लोगों को समझना चाहिए, यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत के बारे में अगर मैं बात करूं, हम जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो चर्चा होती थी हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। एक बहुत बड़ा नारा दुनिया के, मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जाओ तो कोई भी मिलेगा तो बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग अबाउट हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जैसे ये एक विषय है जिस विषय में हमको काम करने की जरूरत है। हम समझते भी थे, लेकिन हमें कवरेज के लिए 1 लाख रुपए को लेकर के गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा नड्डा थिंक बिग, और उन्होंने आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवरेज किया। हमारे एमपी साहब बैठे हैं, हमारे मनोज जी बैठे हैं। आज से आयुष्मान भारत के पहले हर एमपी चिट्ठी लिख रहा होता था प्रधानमंत्री को, इसका बाईपास होना है, इसका वैल्व बदलना है, इसकी किडनी का ऑपरेशन होना है, इसमें इतना पैसा खर्च होगा, कृपया अनुशंसा करने की कोशिश करें, कि कृपया अनुदान देने की कोशिश करें। हर एमपी चिट्ठी लिखता था। आज 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 10 करोड़ 74 लाख फैमिली, 50 crore people are getting 5 lakh health coverage every year for गंभीर बीमारियों के लिए इलाज किया जाता है। और किसको दिया गया है? ये कोई कास्ट पर नहीं किया गया है, ये बाय प्रोफेशन किया गया है, कास्ट सेंसस पर किया गया है। रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाला, लिफ्ट मैन, रैग पिकर, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ये गरीब लोग जिनका कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत से जोड़ा है। और आज हेल्थ कवरेज की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं, ये भी हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। कोरोना की बात करें तो मैं बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि इंडिया ने कोरोना मैनेजमेंट, मोदी जी ने दुनिया को एक प्रोग्राम के तहत बताया कि किस तरीके से पेंडेमिक मैनेज किया जाता है। इसका उदाहरण है तो वो कोरोना। दुनिया का हर देश विफल हुआ है इसमें, दुनिया का हर देश विफल हुआ है। अमेरिका जैसा देश ये तय नहीं कर पाया कि इकोनॉमी महत्वपूर्ण है या जान महत्वपूर्ण है। देश नहीं तय पाया लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं। यूरोप नहीं तय कर पाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय पर बोल्ड डिसीजन लिया, लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया, और उस समय कहा
जान चाहिए, जान है तो जहान है, पहले जान, और जब जान को बचा लिया तो कहा जान भी है और जहान भी है, दोनों को संभालना। अगर मैं बात करूं कोरोना मैनेजमेंट की दृष्टि से, तो मैं कई बार इस बात को कहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इस देश में टेटनेस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 ईयर्स लगे। इस देश में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स को नेशनल प्रोग्राम बनने में 20 to 25 ईयर्स लगे। ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 ईयर्स लगे। जापानीज इंसेफ्लाइटिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 100 साल लगे, 100 ईयर्स। 1906 में दवाई आई थी, 2006 में नेशनल प्रोग्राम बना, 2006। लेकिन कोरोना 2019 की जनवरी में, 2020 की जनवरी में पहला केस डिटेक्ट हुआ था। 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर, 9 मंथ्स के अंदर, एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी। ये भी हम कहते हैं। और जब मैं कोरोना की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे उनको ये पता नहीं चल रहा था कि देश को किस तरीके से मोदी जी ने साथ में खड़ा करके इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बात को हमको समझना है। जब उन्होंने एक टेस्ट के केस में एक दिन का कुछ समय के लिए कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन लगाया, वो देख रहे थे कि देश तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। और वैक्सीनेशन में ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। यानी देश नहीं तैयार था वैक्सीनेशन के लिए, और ये देश, हमारा देश है, 100% से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाकर 220 करोड़ का डोज, डबल डोज विद बूस्टर लेकर के तैयार खड़ा है। ये फर्क, आज भी 76% से ज्यादा वैक्सीनेशन अमेरिका में नहीं हुआ है। ये फर्क हमको समझना चाहिए और ये हम लोग को के ध्यान में रहना चाहिए। अगर मैं आर्थिक दृष्टि से बात करूं तो इकोनॉमी की दृष्टि से आज इंडिया हैज ओवरटेकन ब्रिटेन। इट इज नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और ऋषि सुनक बोलता है, टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये वहां का टाइम है, ये स्थिति आकर के खड़ी है। उसी तरीके से अगर हम देखें, मैं आपके सामने, अब मैं कई बार हमसे लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन और ये और वो, सारी दुनिया में आर्थिक संकट आया, सारी दुनिया में पेंडेमिक आया, सारी दुनिया में यूक्रेन वॉर का असर रहा, सारी दुनिया में सप्लाई चेन का विषय रहा। लेकिन आपके सामने मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। हमारा ग्रोथ रेट जो IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा है, उसमें ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो USA का 1.4% है, जर्मनी का 0.1% है, UK का -0.6% है, चाइना का 5.2% है, ब्राजील का 1.2% है और इंडिया 6.1% पर खड़ा है। और अभी जो मॉर्गन स्टैनली का आया है वो ग्रोथ रेट 7.2% बताता है। ये भी हमको ध्यान रखना। अब मैं कांग्रेस के हमारे अनपढ़ भाइयों को क्या बताऊं, कुछ पढ़ लिख लिया करो, जरा अगल बगल झांक के देख लिया करो। जिस धरती पर आप गए हो आज, उस धरती का ग्रोथ रेट 1.4% है, जहां से आप भाषण दे रहे हो और भारत के बारे में तमाम बातें कहते हो, वहां का ग्रोथ रेट 1.4% पर खड़ा है और भारत आज 6.1 पर तो डिक्लेयर्ड है, प्रोजेक्टेड 7.2 पर खड़ा है। ये भी हमको ध्यान रखना है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की चर्चा करते रहते हैं, यूरोप का इन्फ्लेशन 8.6% पर खड़ा है, जर्मनी 8.7, इटली 10, यूनाइटेड किंगडम 10.1, रशिया 11.8, टर्की 5.7 और इंडिया 4.7% पर खड़ा है। ये भी हमको ध्यान रखना है। ऑल टाइम ये सारी बातों को हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए और जब भी हम इन बातों की चर्चा करें तो हमको जरूर लोगों से भी चर्चा करनी चाहिए। दुनिया कह रही है कि इंडिया इज नाउ द ब्राइट स्पॉट, वर्ल्ड इज सेइंग दिस, लेकिन हम अपने विरोधियों को उनकी दृष्टि तो ठीक कर सकते हैं, विजन कहां से दें? विजन नहीं दे सकते, आईसाइट तो ठीक कर दें, लेकिन विजन देना तो मुश्किल है। विजन तो उनको आएगा तभी होगा। हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 500% हम ग्रोथ हमारा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हमने 70,000 करोड़ किया है। मोबाइल,
92% of the mobile we got was imported. Now 97% of mobiles are being manufactured in India. भारत में उसका प्रोडक्शन चल रहा है। उसी तरीके से स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हम 4th से 2nd स्थान पर आ गए। टॉय एक्सपोर्ट में हमारे 3 टाइम इंक्रीज हुआ है। इंडिया हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन ऑटोमोबाइल। अब गाड़ी तो वही खरीदता है जिसके पास पैसा है। दिस इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट इकोनॉमी। और 3rd लार्जेस्ट मार्केट हमारी बन गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि जब जब भारत नए कीर्तिमान स्थापित करता है, जब जब भारत के नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं, तब तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। यह गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो। अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। आपने नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखी है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद करिए, लोग भूल जाते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इन बोलने वालों के साथ जेएनयू में कौन खड़ा हुआ था? कौन गया था दूसरे दिन? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दूसरे दिन कौन खड़ा था? ये नफरत की दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, मेगा शॉपिंग मॉल, दुनिया जानती है इनको और दुनिया इन सबको समझती है। और यह हमेशा भारत के आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ये भूल जाते हैं, मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं। वैक्सीन भारत की थी, सर्जिकल स्ट्राइक भारत के हित में किया गया था। तुम आर्मी से पूछ रहे थे, प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ, आत्मविश्वास तोड़ रहे थे। यह तुम्हारा रोल है, यह तुम्हारी राष्ट्रीयता है, दिस इज योर नेशनलिज्म। आप दुनिया के साथ समंदर पार नहीं जाओ, भारत का एक एक नागरिक जानता है कि प्रधान सेवक ने इस देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया है। इस बात को ध्यान रखिए। आप देखिए, कहीं फ्लाईओवर, कहीं मेट्रो, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से रेलवेज का आज 22 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल हो गई हैं, वो भी हम सबको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब डिफेंस की अगर हम बात करें, मैं डिफेंस के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। जो डिफेंस के मिनिस्टर थे, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि 2088 किलोमीटर्स इंडो चाइना बॉर्डर पर सड़कें डबल लेन बन चुकी हैं। ये ऑल वेदर 1336 किलोमीटर इंडो पाक बॉर्डर पर सड़कें बन चुकी हैं। 19 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर पर बनी है और 3,595 टोटल बॉर्डर रोड्स पर ऑल वेदर रोड सड़कें बन चुकी हैं। विद इन 24 आवर्स हमारी इंडियन आर्मी किसी भी बॉर्डर पर पहुंच सकती है। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी है और इसमें 20,700 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं एक्सटर्नल के दृष्टि से बात करूँ, आपने देखा अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जापान गए थे, G7 की मीटिंग अटेंड की और वहाँ पर चर्चाएं हुई। आपने देखा किस तरीके से जो बाइडेन ने जो वक्तव्य दिया, क्या वक्तव्य दिया? आई वॉन्ट योर ऑटोग्राफ। फिर आगे क्या कहा कि आई हैव ए कंप्लेन, नेक्स्ट ईयर इन June 22 यू आर कमिंग टू अमेरिका, वी आर ऑफरिंग यू अ स्टेट डिनर, people are complaining me that they want to join and be the part of the dinner and meet Prime Minister Modi। ये जो बाइडेन बोलते हैं, भारत अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है। हमारे पपुआ न्यू गिनी के आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस आदर के साथ उनका स्वागत किया, वो भी आप लोगों ने देखा।
आपने देखा ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर किस तरीके, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से कहता, यू आर द बॉस। हम अगर क्वाड के सदस्य बने, हम अगर G7 में रेगुलरली बुलाए जाने लगे हैं, G20 को हम लीड कर रहे हैं, I2 U2 में के हम पार्ट एंड पार्ट, वो उनको ये समझना चाहिए कि मोदी जी के राज में ये जो अमृत काल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, डीहाइफनेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। डीहाइफनेशन का मतलब क्या हुआ? दुनिया के जितने भी नेता आज से पहले चर्चा करते थे, वो हमेशा एक वाक्य में कहते थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। आज दुनिया का कोई भी नेता इंडिया के साथ पाकिस्तान शब्द नहीं लगाता। नाउ इंडिया इज इंडिया और पाकिस्तान इज देयर, वो वही है जहां है। ये भी आप लोगों ने देखा। तो एक इंटरनेशनल दृष्टि से भी देखें, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी देखें, और हमारे सांस्कृतिक विरासत के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। तो ये सब कुल मिलाकर के एक तरीके से ये प्रयास हुआ है कि आज देश विकसित भारत की ओर चल रहा है। और अमृत काल में ये हम सब का सौभाग्य है, क्योंकि आप लोगों ने भी राजनीति बहुत समय से देखी है, आप सब लोग जानते हैं। मतलब मैं तो बिहार से आता, शुरुआती दौर हमारा वही गुजरा। यहाँ कुछ न बदलेगा, यहाँ कुछ न बदलेगा, ये वाक्य से शुरू होता है। और हम सब लोग भी मान लेते थे कि ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा। आज विकसित भारत सपना देखता हुआ आगे बढ़ रहा है, और वह हमारा लक्ष्य है। पुरानी गुलामी के सारे चिन्ह मिटा देने और अपने इतिहास के गौरव को याद रखना है, और एक साथ मिलकर के चलना है, और अपनी जिम्मेवारी को निभाना है। ये 5 बातों को मोदी जी ने कहा है, उसका हमको आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग, और हम देख रहे हैं कि वरिष्ठतम पत्रकार आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब लोगों ने इन बातों को अच्छी तरीके से महसूस भी किया है। आप सब लोग हमारे साथ इस यात्रा में 2014 के पहले भी थे और 2014 के बाद भी थे। आपको मैंने कुछ बातों की तरफ से ध्यान दिलाया है, जानकारी में तो आपके पहले भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन हमारा यह जरूर कहना है कि इट इज a historical moment for us that we are part and parcel of this time when we are in the system। मतलब हम ये देख रहे हैं, ये इतिहास में नहीं देख रहे हैं, हमें इसमें अपना योगदान करने का मौका मिल रहा है। आइए हम सब लोग मिल करके इस अमृत काल को विकसित भारत की ओर ले जाने में अपना योगदान करें। आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे बीच में उसमें से 10 अनंत विजय जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दिनेश कांडपाल जी, अतुल तारे जी, अतुल अग्रवाल जी, डॉक्टर कायनाथ कादरी जी, अविनाश चंद्रा जी, किशोर देसाई जी, प्रदीप पायन जी और विलेक। के संपादक श्री के उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूँ। अनेक अखबारों के राज्य संपादक रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आए, धन्यवाद ज्ञापित करें श्री के उपाध्याय। सबसे पहले तो मैं इस लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि एवं जिनके द्वारा पुस्तक लोकार्पण हुआ, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया है। आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। आपके प्रेरक उद्बोधन से हम सब लाभान्वित हुए हैं, इसके लिए भी मैं आपके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हम आभारी हैं माननीय गृह मंत्री जी के प्रति भी कि उन्होंने इस पुस्तक में प्राकथन लिखने के हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आपके प्राकथन से पुस्तक का महत्व बढ़ता है। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर अनिबाण गांगुली जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनकी योजना रचना के अनुरूप पुस्तक प्रकाशित हुई और मुझे भी इसका हिस्सा बनने का अवसर मिला। पुस्तक में मेरे साथी संपादक श्री शिवानंद द्विवेदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके साथ इस पुस्तक का संपादन का मेरा अनुभव अत्यंत सुखद रहा। इस पुस्तक के 21 लेखक
जिनमें कुछ लेखक यहाँ उपस्थित भी हैं, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सही समय पर इस पुस्तक को प्रकाशित किया। आज इस कार्यक्रम में अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल कर आए सभी महानुभाव और विद्वज्जन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ उपस्थित पत्रकार साथियों का विशेष धन्यवाद कि आप हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए। तीन मूर्ति भवन के लोगों के प्रति भी आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सभागार उपलब्ध कराया तथा सहयोग किया। इस आयोजन से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष जुड़े हर टीम सदस्य का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले अबला के नो माए तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीं कमला कमलदल विहारिणीं वाणी विद्या दायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरिणीं भरिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की दादी खत्म हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ आए और अच्छी बात है कि इस तरह से जो कार्य हुए आप आगे लेते आते हैं सर। धन्यवाद से जुड़े हुए हैं आप, अच्छी बात है। धन्यवाद। और तुम्हें कोई भी ठीक ठाक सुन कोई हिमाचल वासियों को कुछ कहना चाहो? हिमाचल वासियों को हम हमेशा शुभकामनाएं देते हैं और हिमाचल और चाहे उत्तराखंड में देवभूमि है हमारी और इनका हम शुभकामनाएं देते हैं।